चलिए, तो अब हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में। अब आपको लगेगा कि प्रथम विश्व युद्ध यहाँ कैसे आ गया, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में दो गुटों में काफी सारे देश आपस में बट गए थे और लड़ रहे थे। यूरोपियन देश थे मेनली। अब पहला वाला जो गुट था, उसे हम कहते हैं मित्र राष्ट्र। इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें फ्रांस था, ब्रिटेन, रूस और बाद में अमेरिका भी जुड़ गया था। और दूसरे, जिन्हें हम केंद्रीय शक्तियां कहते हैं, उसमें कौन कौन था? उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली, ये सारे देश थे और ये आपस में लड़ रहे थे। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें कि बहुत विध्वंस हुआ था। भारत ब्रिटेन की तरफ से था, तो जाहिर सी बात है हम मित्र राष्ट्र का ही एक छोटा सा अभिन्न हिस्सा थे। अब आपको लगेगा कि क्या कारण है कि भारत का पहले विश्व युद्ध से क्या लेना देना। तो भारत केवल एक लौता देश नहीं था जिसपे ब्रिटिश राज कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही एक मुख्य कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, जिसे हम औपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं, कोलोनाइजेशन। हम एक बहुत ही अहम देश थे जिसपे ब्रिटिश राज कर रहे थे और भारत को सुरक्षित रखना ब्रिटिशर्स के लिए बेहद ही जरूरी था। अब आगे चलते हैं अगले पन्ने पर। इसमें हम 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया था ताकि कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका भी फायदा अंग्रेजों को मिल सके, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था ऊंची हो सके, बेहतर हो सके, और इसके लिए वो भारत का इस्तेमाल कर रहे थे। अब प्रथम महायुद्ध के समय क्या हुआ? उस समय प्रथम महायुद्ध शुरू होने से पहले भारतीय नेताओं को, जैसे बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी, नेहरू, इन सबको ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखिए, आप हमारा सहयोग करें और बाद में हम आपको स्वाधीन कर देंगे, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध प्रारंभ हुआ, लोग धीरे धीरे नेताओं का ये भ्रम टूटा। उन्हें बहुत आश्वासन था, उन्हें बहुत विश्वास था ब्रिटिशर्स पर कि वो उन्हें आजाद कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ता चला गया, हमें समझ में आने लगा कि नहीं, हमें इससे घाटा हो रहा है। रक्षा व्यय, मतलब रक्षा, डिफेंस के लिए, अपने युद्ध में जो लड़ने के लिए जो गोला बारूद और इस तरीके की चीजें हैं, उनका खर्चे का जो भार था वो भारतीयों के कंधे पर आ रहा था। साथ साथ में तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने फिर सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया कि हमें आजादी दीजिए, हम इसका भार नहीं सह पा रहे हैं, भारतीयों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के चलते 1915 से 17 के बीच में एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश महिला थी, उन्होंने और बाल गंगाधर तिलक ने, इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मतलब था कि हमें हमारे देश का शासन खुद करने दीजिए, भले ही आप हमारे ऊपर अपना कंट्रोल रखिएगा, अपने आप को पूरी तरीके से हमें आजाद मत करिए, लेकिन हमें कम से कम खुद को रूल करने का, खुद पर शासन करने का अधिकार दे दीजिए। अब युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह विकास हुआ। दोनों ही जगह पर क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे आजादी के लिए। अब क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, इस सब में उत्तरी भारत, मतलब जो हमारा आज का उत्तर भारत होता है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब आता है, इन सभी में इस तरीके के आंदोलन हो रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका में और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने वहां पर एक पार्टी सेटअप की, जिसे हम गदर पार्टी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में।
ताकि भारत को बाहर से सैन्य शक्ति का सहारा मिल सके। भारत को इतना सहारा मिले जिससे कि वो हम पर जिससे कि वो भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। 1916 में अब दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, गरम दल और नरम दल एक हो गए, और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों में एक समझौता हो गया और ये दोनों भी एक हो गए। तो दो अच्छी चीजें हुई। साथ ही साथ में इनके साथ साथ गांधी जी अब एक बड़े नेता के रूप में सामने आने लगे। उसका श्रेय जाता है उनके सत्याग्रहों को, जो कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में उन्होंने किए थे। अब अगले पन्ने पर आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। अब जब विश्व युद्ध हो रहा था तो काफी खर्चा तो सैन्य शक्ति में चला गया, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी और चीजों की कीमतें बढ़ी, आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। जब पैसा ही नहीं है तो आप बाजार जाकर करेंगे क्या जब आपके पास पैसा नहीं है। तो बस यही चीज भारत में भी होने लगी, लोग लगातार बेरोजगार होने लगे, नौकरियां थी नहीं, महंगाई बढ़ गई, और इस दौरान इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी संकट में आ गई, क्योंकि उनका भी बहुत खर्चा हो चुका था। भारत में आने वाला उनका आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे। अब सब कुछ बंद हो गया। भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के लोगों ने भारत में अपना पैसा लगाना शुरू किया। भारतीय चाहते थे कि जो भी सामान बाहर के देशों से इंडिया में आ रहा है उस पर भारी कर लगाया जाए और उस कर को इस्तेमाल किया जाए भारत के विकास में। लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि काफी सामान तो ब्रिटेन से ही आता था भारत में, तो ब्रिटेन कतई ऐसा नहीं चाहता था और उन्होंने उस पर कोई कर नहीं लगाया। अब इसके बाद एक एक्ट पास हुआ जिसे हम कहते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को एक बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो उसका मतलब होता है न दलील, न वकील, न अपील। मतलब किसी भी भारतीय को बिना कि उसकी वजह बताए अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब उसे जेल में डाल दिया जाएगा, और ना ही उसके पास यह अधिकार होगा कि वो एक वकील को अपने आप को बचाने के लिए हायर कर सके, मतलब उसे वकील नियुक्त कर सके, और ना ही उसकी कोई बात सुनी जाएगी, उसके कारण सुने जाएंगे, और ना ही उस फैसले के खिलाफ वो किसी और कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसी को ये एक बेहद ही शोषण करने वाला एक कानून था, लोगों को दबाने वाला कानून था। जिससे गांधी जी और बाकी सभी नेता बहुत ज्यादा निराश हो गए। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों का हनन भी बताया। अब इसी के खिलाफ 13 अप्रैल को 1919 में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। लोग इसी के खिलाफ वहां पर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण, इसके खिलाफ वहां पर अपनी आवाज उठा रहे थे। अब उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 1919 में मॉन्टेक्स क्लेमफोर्ड योजना या फिर भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये लगाया गया। अब जब ये जलियांवाला बाग कांड हो चुका था और ये रॉलेट एक्ट लग चुका था, और जिसकी वजह से देश में लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी बढ़ चुकी थी, तब एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ी सी सुलह करने के लिए अंग्रेजों ने 1919 के ये कानून लाए गए। अब इसे हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेक्स क्लेमफोर्ड रिफॉर्म। इसमें ये हुआ कि जो लोग चुन कर आते हैं उनकी अधिकांश जो लोग जो आएंगे उन सदस्यों में अपर हाउस और लोअर हाउस में, जैसे कि आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसमें जो लोग उसमें भारतीयों की ताकि संख्या बढ़ सके, तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य
चुनकर आने लगे। लेकिन अब भारतीय राष्ट्रवादी इन मामूली छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे, वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि ये छोटी छोटी चीजें हमें दे रहे हैं, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अतः वो लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब इन सब छोटी छोटी चीजों का कोई फायदा नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा अंग्रेजों को उनकी गलती अंग्रेजों से निजात पाने के लिए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। प्रथम महायुद्ध के समय पे क्या हुआ कि ओटोमन में तुर्की में का एक खलीफा हुआ करता था। ये अफवाहें फैली कि ओटोमन का जो सम्राट था, जो खलीफा था, उस पर जबरदस्ती शांति संधि सौंपी जा रही थी, जिससे कि भारतीय जो मुसलमान थे वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो उनके लिए खलीफा एक बेहद ही धार्मिक और बेहद ही जरूरी व्यक्ति हुआ करता था, और उनके साथ ऐसा व्यवहार मुसलमानों को कतई पसंद नहीं आया। और मोहम्मद अली ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में कर दी, जिसको कि गांधी जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया था। अब इसके बाद ये भी कहा अब महायुद्ध के बाद भारतीयों को एक चीज समझ में आने लगी। उससे पहले वो अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एक सेइंग भी है जिसे कहा जाता है द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब अंग्रेजों के शासन पर, अंग्रेजों की हुकूमत पर कभी भी अंधकार नहीं चाहता। अब वो जो एक मानसिकता थी, अब वो भारतीयों के दिमाग से जाने लगी थी, और उन्हें समझ में आ गया कि अब अंग्रेज इतने प्रतिष्ठित नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है, वो इतने ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है जितना कि हम उन्हें समझते आए हैं। अब ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हम उन्हें हरा दें और उनकी बर्बर व्यवहार से भी हम निजात पा सके, हम छुट्टी पा सके। अब इसके बाद 9 जनवरी को 1925 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी। अब हम आज के समय में इसे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इन्होंने आकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और कृषक आंदोलन किए, जैसे कि खेड़ा में, अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी वजह से वो एक प्रभावशाली नेता बन गए और लगातार भारत के राष्ट्रवाद में अपना योगदान देते रहे और स्वतंत्रता संग्राम की तरफ भारत को राह दिखाते चले गए। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, यही जो हमने अभी पहले पढ़ा, न वकील न अपील न दलील, तो अब हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान हुआ था इस एक्ट के तौर पे, जिसमें कि कोई अपील नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके खिलाफ लोगों ने जलियांवाला बाग में इसके खिलाफ एक हड़ताल की थी, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के खिलाफ में वो फिर आगे चलकर जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण एक आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। और इस बात की भनक वहां के जो कमिश्नर थे उस शहर के, जनरल डायर, उनको लग गई, और वो पूरा का पूरा जलियांवाला बाग तीनों तरफ से बंद था। सिर्फ एक छोटी सी वहां पे एक गेट था जहां से वो जा सकते थे, जहां पे जाने आने का रास्ता था। और जनरल डायर वहां पहुंचे और उन्होंने उसी रास्ते पे खड़े होकर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वहां से लोगों को गोलियां मारनी शुरू करी। बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई, बहुत सारे उसमें
इंजर हो गए, मतलब बहुत सारे लोगों को चोट लग गई। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी वजह से लोगों में अत्यंत क्रोध, अब लोग अत्यंत क्रोध हो गए। इस नरसंहार के विरोध में, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट का टाइटल जो उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें दी थी, वो उन्होंने त्याग दी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, और साथ ही साथ शंकर नारायण ने वाइसरॉय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र भी दे दिया, मतलब रिजाइन कर दिया। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिलाफत आंदोलन हो ही रहा था मोहम्मद अली ब्रदर्स के, मोहम्मद अली जो ब्रदर्स थे उनके द्वारा। तो अब इसमें 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करते हुए इस आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए इसे काफी सशक्त बना दिया। और जब महात्मा गांधी ने जब वो ये इतना ज्यादा आंदोलन सशक्त हो गया, तो गांधी जी ने इसका फायदा उठाते हुए हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए, एकता को साझा करते हुए खिलाफत आंदोलन में ही बाद में असहनीय आंदोलन भी वो करते, इसी में मिला दिया, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अब खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य मांगे थी वो यही थी कि अरब प्रदेश के मुस्लिम शासन खलीफा को के अधीन किया जाए, खलीफा को मुसलमानों का पावन पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। तो ये दो मेनली मांगे थी खिलाफत मूवमेंट की। अब हम आते हैं असहयोग आंदोलन पे। अब असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। अब इसके मुख्य 3 कारण थे। एक, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा, पंजाब में सरकारी जो बर्बरता हुई थी, जो जलियांवाला बाग कांड था, उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, मतलब उन लोगों को सजा मिलना जिन लोगों ने ये कांड किया था, मतलब जनरल डायर और उनकी टीम। और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना, मतलब अपने आप को राज करने की, खुद से अपने लोगों को राज करने की शक्ति प्रदान करना। अब इसमें दो तरीके के कार्यक्रम हो रहे थे। पहला ये था कि अंग्रेजी सरकार को कमजोर करना एवं नैतिक रूप से पराजित करना। ठीक है, कई लोग इसमें लोगों ने अपने पदों को त्याग कर दिया। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह होते थे जो अंग्रेजों के, उसका बहिष्कार किया। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेजों की क्लास का बहिष्कार किया। फिर साथ में विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे थे उस समय, उसका बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, अब इसके साथ न्यायालय की जगह, जहाँ पे न्यायालय में ज्यादातर ब्रिटिश जज होते थे, उनकी जगह पंचों का फैसला मानना शुरू किया। राष्ट्रीय विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई, ताकि जो बच्चे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित कॉलेजेस हैं, उनकी क्लास जो छोड़ के आ रहे हैं, उनका पढ़ाई का घाटा ना हो, वो दूसरी जगह पढ़ाई कर सके। और तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसमें कई महिलाओं ने अपने गहने तक दे दिए थे, ताकि लोग इसी पैसे से चरखा खरीद सकें और खादी और सूत काट के घर में बना सकें, और अंग्रेजी कपड़ों पर ना उनको डिपेंडेंट रहना पड़े, ना उसका सहारा लेना पड़े। फिर आते हैं आंदोलन के आरंभ पे। इसमें बस यही है कि जनवरी सन 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। साथ में एक जरूरी बात कि इसी आंदोलन के दौरान ये जो आज के समय में भी जो महान हमारी सबसे अच्छी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो स्थापना थी वो इसी समय की गई, जिसमें है जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, जिसे BHU कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित। अब
मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, जो उस समय के जाने माने देश के बहुत बड़े वकील होते थे, बैरिस्टर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने अपनी चलती फिरती वकालत छोड़ के अब अपना आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया। अब सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार करते हुए कम से कम 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया। गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन देने की धमकी दी कि हम दूसरा आंदोलन कर देंगे अगर आपने इन्हें आजाद नहीं किया तो। लेकिन इसी बीच एक कांड हो गया जिसे हम कहते हैं चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा जो था, एक गांव था गोरखपुर के पास, वहां पर 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी बर्बरता से इसी आंदोलन के समय पर। और गांधी जी, हम सभी को जानते हैं, उन्हें शांति पसंद थी और अहिंसा, और वो हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। इसीलिए उन्होंने इसी कांड के बाद इस पूरे के पूरे इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और साथ ही साथ उनको 6 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई। अब इसके बाद हम आते हैं सीधे